CH6 अखिल खुराना की बेइज्जती बटा अद्वितीय की दीवानगी बटा इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सर वो अखिल खुराना पिछले 3 घंटों से आपसे मिलने के लिए बाहर खड़े हैं। वो अपनी बेटी का एंगेजमेंट इनविटेशन देने आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। इस आवाज को सुनते ही अद्वितीय के फेस एक्सप्रेशन एक पल के लिए बदले, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा वापस से इमोशनलेस हो गया। उसने हल्का सा सर टेढ़ा कर अपने पीछे खड़े गार्ड को देखा, जो अपना सर झुकाए नीचे ग्राउंड को देख रहा था। तुम जाओ और मिस्टर खुराना से बोलो कि अभी हम बिजी है, जब फ्री होंगे तब कांटेक्ट कर लेंगे। और हाँ, वो जो भी इनविटेशन कार्ड लेकर आए हैं उसे डस्टबिन में डाल देना और कुछ गिफ्ट्स उन्हें दे देना। वीरेन जी ने फ्रस्ट्रेशन से गार्ड को देखते हुए कहा और फिर धीरे से खुद में बोले, पता नहीं ये लोग एक जैसे क्यों होते हैं। छोटी सी डील की नहीं कि घर तक पहुंच जाते हैं। मैंने कितनी बार कहा है कि कोई भी आदमी घर तक नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इन्हें सुनाई नहीं देता है। खुद से ये कहते हुए उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वीरेंद्र जी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई ऑफिस का आदमी उनके घर तक आए। अखिल खुराना और वीरेंद्र जी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन उनके रिलेशन बॉस और एम्प्लॉय जैसे ही थे। वीरेंद्र जी कभी भी जल्दी किसी से कनेक्ट नहीं होते थे। वो थोड़े सख्त मिजाज के आदमी थे। अद्वितीय बिना किसी एक्सप्रेशन के उन्हें देख रहा था। उसने अपने माथे पर आ रहे बालों को हाथ से पीछे करते हुए इमोशनल आवाज में कहा, ओके डैड, मैं चलता हूँ वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। उसकी बात सुनकर वीरेंद्र जी ने उसकी तरफ देख अपना सर हाँ में हिला दिया और उसके बाद अद्वितीय वहां से चला गया। कुछ देर बाद अद्वितीय के रूम में वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। अद्वितीय शावर के नीचे अपने दोनों हाथ सामने वॉल पर टिकाए आंखें बंद किए खड़ा था। शावर का ठंडा पानी उसके बालों पर गिरते हुए चेहरे को भिगाकर नीचे गिर रहा था। उसकी अट्रैक्टिव एंड मस्कुलर चेस्ट पर पानी की कुछ बूंदें ठहरी हुई थी। इस वक्त अद्वितीय के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसकी बंद आंखों के सामने एक खूबसूरत बच्ची का चेहरा घूम रहा था, जो 10 साल के आसपास की थी। उस बच्ची का मुस्कुराता चेहरा देख अद्वितीय के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसकी वो स्माइल इतनी प्यारी थी कि कोई देखता तो देखता रह जाता, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी स्माइल देखने वाला सदमे में पहुंच जाता। अद्वितीय को आज तक किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा था, यहाँ तक उसके मॉम डैड ने भी नहीं। अद्वितीय का नेचर एरोगेंट एंड खड़ूस स्वभाव का था, जिस वजह से सब उससे डरते थे और किसी की उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। लोगों की जान लेने से पहले वो एक पल भी नहीं सोचता था। जो चीज गलत होती थी उसे बर्दाश्त करना अद्वितीय के पेशेंस से बाहर था, लेकिन इन सब के बावजूद एक लड़की की छोटी सी याद थी जो अद्वितीय को चेहरे पर स्माइल लाने की हिम्मत रखती थी। अद्वितीय के मुस्कुराने की इकलौती वजह थी वो 10 साल की छोटी सी बच्ची, जिसकी याद आते ही अद्वितीय के चेहरे पर अपने आप स्माइल आ जाती थी। आई मिस यू प्रिंसेस। आई डोंट नो तुम कहाँ हो, लेकिन तुम्हारी पहली झलक ने ही मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया था। 10 साल बीत गए तुम्हें देखे। उस वक्त मुझे अपनी स्टडी की वजह से न्यूयॉर्क जाना पड़ा, और जब 2 साल पहले मैं वापस लौट कर आया तब तुम अनाथ आश्रम में नहीं थी। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। अगर हमारी किस्मत जुड़ी हुई है और कायनात ने तुम्हें मुझसे मिलवाया था तो हमारी मुलाकात जरूर होगी, और अगर इस बार तुम मुझे मिली तो फिर तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। इस किंग की सिर्फ तुम ही क्वीन बनोगी। अद्वितीय ने आंखों में जुनून, दीवानगी लिए किसी सनकी की तरह कहा, और वो फिर शावर बंद कर बाथरोब पहनकर वॉशरूम से बाहर आ गया। इधर दूसरी तरफ अखिल खुराना गेट के बाहर खड़े गार्ड से बात कर रहे थे। सर, आप समझ नहीं रहे हैं। वीरेंद्र सर बिजी है और वो अभी आपसे नहीं मिलना चाहते हैं। प्लीज सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। गार्ड ने अखिल खुराना को देखते हुए हल्की तेज आवाज में कहा। अखिल लगातार चौहान मेंशन के अंदर जाने की जिद कर रहे थे।
उन्होंने अपने हाथ में एक कार्ड पकड़ा हुआ था जो सारा और राहुल की एंगेजमेंट इनविटेशन कार्ड था। 10 दिन बाद सारा और राहुल की एंगेजमेंट थी, जिसका इनविटेशन देने के लिए अखिल खुराना खुद यहाँ आए थे ताकि वो वीरेंद्र जी से अपनी जान पहचान बढ़ा सके। वीरेंद्र चौहान को पूरे इंडिया में सब जानते थे और उनकी कंपनी टॉप 10 में 1 पर थी, जिसे अभी अद्वितीय संभाल रहा था। चौहान इंडस्ट्रीज के साथ नेशनल कंपनियां ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल कंपनियां भी काम करना चाहती थी, लेकिन अद्वितीय चौहान के साथ काम करने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता था। अखिल खुराना को लगा था कि अगर वो वीरेंद्र जी से अपनी जान पहचान बढ़ाएंगे तो हो सकता है अद्वितीय उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाए और फिर उनके बिजनेस को आसमान को छूने से कोई नहीं रोक पाएगा। अभी अखिल और वीरेंद्र जी जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे वो अद्वितीय की कंपनी से रिलेटेड नहीं था, बल्कि वो फार्मा कंपनी वीरेंद्र जी खुद की थी, जिसे वे अभी खुद ही संभाल रहे थे। फार्मा कंपनी से अद्वितीय का कोई लेना देना नहीं था। फार्मा कंपनी वीरेंद्र जी की खुद की कंपनी थी, जिससे उन्होंने बिजनेस वर्ल्ड में अपने कदम रखे थे। वीरेंद्र जी की पहली कंपनी फार्मा कंपनी थी, जिससे उनका अलग ही लगाव था और वे उस कंपनी को अपने मरते दम तक नहीं छोड़ने वाले थे। फार्मा कंपनी ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाती थी, लेकिन फिर भी वीरेंद्र जी उस कंपनी से जुड़े हुए थे। गार्ड की बात सुनकर अखिल खुराना का चेहरा उदास हो गया और वो जिस आश को लेकर यहाँ आए थे वो पूरी तरह टूट चुकी थी। अखिल खुराना ने एक नज़र सामने आलिशान मेंशन को देखा और फिर गार्ड की तरफ देखकर उदासी से कहा, ओके, लेकिन वीरेंद्र जी से कहना कि वो और उनका सारा परिवार मेरी बेटी की एंगेजमेंट पार्टी में शामिल होने जरूर आए। मुझे अच्छा लगेगा अगर वो आएंगे तो, और इसी बहाने हमारी जान पहचान भी बढ़ जाएगी। ये बोलते हुए अखिल ने अपने हाथ में पकड़े कार्ड को गार्ड की तरफ बढ़ा दिया। गार्ड ने अखिल के हाथ से कार्ड लेते हुए नकली का मुस्कुराते हुए कहा, जी श्योर, आपका मैसेज बॉस तक पहुंच जाएगा। ये कहते हुए उसने कार्ड ले लिया। अखिल खुराना हल्के से मुस्कुरा दिए और वहां से जाने लगे, लेकिन तभी पीछे से उन्हें किसी ने आवाज दी, रुको। इस आवाज को सुनते ही अखिल के कदम रुक गए और उनके चेहरे पर अचानक ही चमक आ गई। उनके लब मुस्कुरा उठे और उन्होंने तुरंत पलटकर सामने देखा, लेकिन सामने खड़े आदमी को देखते ही उनके चेहरे की चमक और स्माइल दोनों एकदम से गायब हो गई। सामने एक गार्ड अपने हाथ में एक बड़ा सा थाल, जिस पर एक ब्लू कलर का शाही कपड़ा ढका हुआ था, वो पकड़े खड़ा था। अखिल को लगा था कि उसे रोकने वाले वीरेंद्र चौहान होंगे, लेकिन सामने खड़े गार्ड को देखकर उनकी आश एक बार फिर टूट गया और उदासी से उनका चेहरा लटक गया। ये सर ने आपके लिए भेजा है। चौहान्स के घर आए हुए मेहमानों को खाली हाथ अलविदा नहीं किया जाता है, ये यहाँ का रिवाज है। चौहान मेंशन की दहलीज पर आने वाले भिखारियों से लेकर मेंशन के अंदर तक आने वाले लोगों को यहाँ मेहमान समझा जाता है और मेहमान देवताओं के समान होते हैं, इसलिए ये आपके लिए। अपने हाथ में पकड़े थाल को अखिल की तरफ बढ़ाते हुए गार्ड ने सीधा सीधा सब कुछ कह दिया। गार्ड की लास्ट वाली लाइन, चौहान मेंशन की दहलीज पर आने वाले भिखारियों से लेकर मेंशन के अंदर तक आने वाले लोगों को यहाँ मेहमान समझा जाता है। ये सुनकर अखिल को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगी, क्योंकि इनडायरेक्ट गार्ड ने उन्हें ही भिखारी बोल दिया था। अभी दहलीज पर अखिल ही खड़े थे, इसलिए गार्ड की बात सुनकर उनके मन में सबसे पहले यही ख्याल आया कि क्या गार्ड ने अभी अभी मुझे भिखारी बोला है। ये विचार आते ही अखिल का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन उससे भी ज्यादा उन्हें शर्म आ रही थी। बेशक अखिल खुराना की चौहान फैमिली के समाने कोई औकात नहीं थी, लेकिन उनका रुतबा भी जानी मानी रिच फैमिली के सामने पावरफुल था। उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई उन्हें भिखारी बोल सकता है, लेकिन अभी अखिल कुछ कर भी नहीं सकते थे। अगर उन्होंने कुछ किया तो चौहान फैमिली के एक इशारे पर उनका सारा बिजनेस डूब सकता था। अखिल ने सख्ती से गार्ड को घुरकर देखा और बोले, हमें आपके गिफ्ट्स की कोई जरूरत नहीं है। आप इसे हमारी तरफ से गरीबों में बंटवा देना।
इतना कह वो वहां से जाने लगे, लेकिन तभी एक हल्का सा हवा का झोंका आया और थाल पर ढका वो शाही कपड़ा उड़कर साइड में हट गया, जिससे थाल में रखा सामान अब दिखने लगा। जाते हुए अखिल की नजरें जैसे ही थाल पर पड़ी, उनकी आंखें हैरानी से फैल गई। थाल में चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत तरीके से मिठाइयाँ सजाई हुई थी, जो कि बहुत महंगी और खाने में टेस्टी थी। लेकिन अखिल खुराना की नजरें मिठाइयों पर नहीं, उनके बीच में रखे एक छोटे से बॉक्स पर टिकी हुई थी, जिसके अंदर 2 ब्लू डायमंड्स रखे हुए थे। वे ब्लू डायमंड्स नॉर्मल डायमंड्स नहीं, बल्कि वर्ल्ड फेमस थे, जिनकी कीमत कई करोड़ों में थी। उन डायमंड्स को देखते ही अखिल की आंखों में खुशी की चमक आ गई, लेकिन तभी उन्हें कुछ देर पहले खुद की कही बात याद आने लगी, जिसे याद कर अब उन्हें खुद पर ही बहुत तेज गुस्सा आने लगा था। उन्होंने सोच भी कैसे लिया कि चौहान फैमिली कोई ऐसा वैसा गिफ्ट देगी। अगर कुछ देर पहले उसने इस गिफ्ट को गरीबों में दान देने वाली बात नहीं कही होती तो अभी ये वर्ल्ड फेमस डायमंड्स उसके पास होते, लेकिन अब उसने कह दिया तो अपनी इज्जत और ईगो के आगे वो ये भी नहीं कह सकता कि लाओ ये गिफ्ट मुझे दे दो। अखिल के फेस एक्सप्रेशन देखकर दोनों गार्ड समझ गए थे कि अभी उसके मन में क्या चल रहा होगा। दोनों गार्ड के चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई, जो अखिल का मजाक उड़ा रही थी। लेकिन तभी दूसरे गार्ड ने पहले गार्ड से कहा, राघव जाओ ये गिफ्ट गरीबों में दान कराओ और उन डायमंड्स को बेचकर जितनी कीमत मिले उससे सबके लिए कपड़े, मिठाइयाँ, और हाँ ठंड का मौसम शुरू हो रहा है, इसलिए सबके लिए गर्म कंबल और बच्चों के लिए गर्म कपड़े ले लेना और उन सबको गरीबों में बांट देना, और कोई पूछे तो कह देना कि अखिल खुराना ने गरीबों में बंटवाया है। उसकी बात सुनकर अखिल खुराना ने तुरंत दूसरे गार्ड की तरफ देखा और फिर अपने गुस्से को दबाते हुए वो वहां से चले गए। लेकिन अखिल की आंखें में अभी भी डायमंड्स चमक रहे थे। आज उसकी बेवकूफ़ी की वजह से उसने डायमंड्स को खो दिया। अखिल इस वक्त खुद को ही गालियां दे रहा था। इधर राघव उस थाल को लेकर अपनी कार में बैठ वहां से गरीबों की बस्ती में चला गया दान करने के लिए। इधर दूसरी तरफ दिल्ली की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो 50th फ्लोर थी, उसके अंदर इस वक्त गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सारे एम्प्लॉय किसी रोबोट की तरह अपने काम में डूबे हुए थे। उस बिल्डिंग में पसरे सन्नाटे को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसमें कोई काम भी कर रहा था। इसी बिल्डिंग के कॉन्फ्रेंस रूम का तापमान इस वक्त एकदम से नीचे गिरा हुआ था। रूम में एसी चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें बैठे लोगों के पसीने छूट रहे थे। राउंड साइज टेबल के चारों तरफ 10 के आसपास आदमी बैठे हुए थे। उन सबका सर नीचे झुका हुआ था और उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। तभी किसी ने जोर से टेबल पर फाइल को पटका और तेज आवाज में कहा, ये सब क्या है? फाइनेंसली डिपार्टमेंट में इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हुई? मुझे अभी के अभी सारा डेटा चाहिए, एंड जिसने भी मेरे साथ चिटिंग की है वो या तो अपने आप सामने आ जाए, वरना उसे मैं अगले 10 मिनट में खुद ढूंढ लूंगी, एंड आई स्वेयर अगर मैंने उसे पकड़ा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सामने खड़ी एक मुस्बूरत लड़की ने सबकी तरफ अपनी काली गुस्से से दहकती आंखों से देखते हुए कहा। उसने ब्लैक बिजनेस शूट पहना था, हाथ में एक्सपेंसिव वॉच, पैरों में हाई हिल्स एंड बालों की पोनीटेल बनाई हुई थी, जिससे आगे के कुछ बालों की लटें उसके खूबसूरत गालों को चूम रही थी। वो लड़की दिखने में जितनी खूबसूरत थी, उससे कहीं ज्यादा उसके आसपास का ओरा खतरनाक था। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं थे और चेहरे पर गुस्से की जगह और कुछ नहीं था। दैट्स फॉर इट्स टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। C8 7 हवाला क्वीन बटा संजय को सजा बटा दादू का हिमाद्री को कॉल करना। तभी किसी ने जोर से टेबल पर फाइल को पटका और तेज आवाज में कहा, ये सब क्या है? फाइनेंसली डिपार्टमेंट में इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हुई? मुझे अभी के अभी सारा डेटा चाहिए, एंड जिसने भी मेरे साथ चिटिंग की है वो या तो अपने आप सामने आ जाए, वरना उसे मैं अगले 10 मिनट में खुद ढूंढ लूंगी, एंड आई स्वेयर अगर मैंने उसे पकड़ा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सामने खड़ी एक मुस्बूरत लड़की ने सबकी तरफ अपनी काली गुस्से से दहकती आंखों से देखते हुए कहा।
उसने ब्लैक बिजनेस सूट पहना था, हाथ में एक्सपेंसिव वॉच, पैरों में हाई हिल्स एंड बालों की पोनीटेल बनाई हुई थी, जिससे आगे के कुछ बालों की लटें उसके खूबसूरत गालों को चूम रही थी। वो लड़की दिखने में जितनी खूबसूरत थी, उससे कहीं ज्यादा उसके आसपास का ओरा खतरनाक था। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं थे और चेहरे पर गुस्से की जगह और कुछ नहीं था। उस लड़की की बात सुनकर सारे एम्प्लॉय डर से और ज्यादा कांपने लगे। एक एम्प्लॉय जो बीच की चेयर पर बैठा था, उस लड़की की बात सुनकर उसके हाथ पैर कांपने लगे और माथे से पसीना टपकने लगा। उसने जल्दी से अपना रुमाल निकाला और अपना पसीना साफ करने लगा। वो लड़की जो अपनी काली आंखों से सबको देख रही थी, उसकी नजरें जैसे ही उस बीच वाले एम्प्लॉय पर पड़ी, उसकी नजरें वहीं ठहर गई और वो गौर से उसे देखने लगी। एवरीबडी गेट आउट, उस लड़की ने सख्त ऑर्डर देते हुए कहा। उसका ऑर्डर सुन सबने उसकी तरफ देखा और अगले ही पल सारे एम्प्लॉय जल्दी से खड़े हो बाहर जाने लगे, लेकिन तभी उस लड़की ने अपना एक पैर आगे कर एक एम्प्लॉय को नीचे गिरा। धड़ाम की आवाज के साथ वो एम्प्लॉय मुंह के बल फर्श पर जा गिरा और उसकी हल्की सी चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर सारे एम्प्लॉय जो बाहर जा रहे थे वे सब अपनी जगह रुक गए और तुरंत पलटकर उस एम्प्लॉय को देखने लगे, जो फर्श पर पड़ा डर से कांप रहा था। हिमाद्री मैम, संजय ने ही हमारी कंपनी की इम्पोर्टेंट डाटा हमारी राइवल कंपनी को चोरी करके दिया था और फाइनेंशियल जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है वो सब भी संजय की वजह से ही हुआ है। एक खूबसूरत सी लड़की ने अपनी बॉस की तरफ देखकर धीरे से कहा। वो लड़की जो कोई और नहीं बल्कि हिमाद्री और दूसरी लड़की उसकी पर्सनल असिस्टेंट रिया बंसल थी। रिया हिमाद्री के साथ पिछले 1 साल से काम कर रही थी और इस 1 साल में हिमाद्री ने बहुत कुछ हासिल कर लिया था। नाम, रुतबा, इज्जत, पैसा, पावर, सब कुछ था हिमाद्री के पास, सिर्फ एक परिवार को छोड़कर। अब हिमाद्री पहले वाली हिमाद्री नहीं बल्कि एकदम हार्टलेस हो चुकी थी। उसे किसी की फीलिंग, इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका ओरा बेहद खतरनाक था, जिसकी प्रेजेंस महसूस कर बड़े बड़े आदमियों के पसीने छूट जाते थे। हिमाद्री आज तक दुनिया के सामने नहीं आई थी। कोई नहीं जानता था कि 1 महीने पहले नंबर ऑफ बिजनेस क्वीन का खिताब जीतने वाली कंपनी की ऑनर कौन है। हिमाद्री आज तक मीडिया और दुनिया के सामने मास्क के बिना नहीं आई थी, जिस वजह से उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा था, लेकिन सब उसके टैलेंट को देखकर हैरान थे। छोटी सी दिखने वाली लड़की जिसने 1 साल पहले बिजनेस वर्ल्ड में अपने कदम रखे थे, उसने सबको पीछे छोड़ दिया। हिमाद्री का टैलेंट और उसका अपने काम के लिए डेडिकेशन देखकर हर कोई शॉक्ड था। हालांकि किसी ने हिमाद्री का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन सबको उसके बारे में था। उसकी एज और 1 साल पहले कंपनी की शुरुआत, इस बारे में सब जानते थे। हिमाद्री ने कंपनी अपने और अपने दादू के नाम के फर्स्ट लेटर से रखा था और नाम देखकर हिमाद्री को हमेशा लगता था कि उसके दादू उसके साथ है। रिया की बात सुनकर हिमाद्री के चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल आ गई। वही सारे एम्प्लॉय हैरानी से कभी नीचे पड़े संजय को देख रहे थे तो कभी अपनी बॉस हिमाद्री को। तभी हिमाद्री ने नजरें उठा घूर कर सबको देखा। हिमाद्री को अपनी तरफ देखता देख सारे एम्प्लॉय हड़बड़ा गए और वो सब तुरंत बाहर निकल गए। अब केबिन में सिर्फ हिमाद्री, रिया और संजय बचे थे। संजय फाइनेंशियली डिपार्टमेंट का मैनेजर था, जो पिछले 1 महीने से कंपनी की राइवल कंपनी के साथ मिलकर कंपनी में स्कैम कर रहा था। कंपनी बहुत बड़ी थी, इसलिए इसमें चल रहे स्कैम का जल्दी से किसी को पता नहीं चला, लेकिन आज सुबह जब हिमाद्री ने फाइनेंशियली डिपार्टमेंट की फाइल चेक की तो उसमें 10 करोड़ का लॉस दिखा रहा था, जिसे देखकर हिमाद्री समझ चुकी थी कि कोई है जो उसकी कंपनी में रहकर उसे चिट कर रहा है। हिमाद्री सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन धोखा नहीं, इसलिए उसने सुबह ही रिया से बोलकर सारे एम्प्लॉय की फाइल और उनकी डिटेल्स, सीसीटीवी फुटेज सब कुछ चेक करने के लिए कहा था। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद रिया ने हिमाद्री को संजय के बारे में बताया था, लेकिन फिर भी हिमाद्री ने एक मीटिंग रखी और संजय को सामने आने का एक मौका दिया, लेकिन वो सामने नहीं आया।
हिमाद्री ने एक नज़र रिया की तरफ देखा और फिर संजय के पास आकर डेविल स्माइल करते हुए बोली, तुम्हें क्या लगा मैं बिजनेस की क्वीन ऐसे ही बन गई? बेवकूफ समझा है तुमने मुझे। तुम कुछ भी करते जाओगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा। मैंने तुम्हें एक चांस दिया था लेकिन तुमने वो भी खो दिया, सो अब आगे तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। ये कहते हुए हिमाद्री ने सर घुमा रिया की तरफ देखा और ऑर्डर देते हुए बोली, संजय बेनीवाल के नाम पर 10 करोड़ का स्कैम करने का चार्ज लगाओ। अगर ये कंपनी को 10 करोड़ पे कर पाता है तो ठीक है, वरना उम्र कैद की जेल और वहीं इसे टॉर्चर करके मरवा देना। एक बात का ध्यान रखना, आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए वरना सबके दिलों से हवाला क्वीन का खौफ खत्म हो जाएगा। चाहूं तो इसे यही खत्म कर सकती हूँ लेकिन मेरे ऑफिस में किसी का खून करना अलाउ नहीं है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर किलर स्माइल आ गई जो उसके लुक को नेगेटिव वाइब दे रही थी। वहीं हवाला क्वीन का नाम सुनकर संजय की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। हवाला क्वीन को लगभग सब जानते थे। वो अच्छों के लिए अच्छी और बुरों के लिए किसी राक्षस से कम नहीं थी। पलक झपकते ही लोगों को मौत के घाट उतारने का दम रखती थी वो, लेकिन आज तक उसे किसी ने नहीं देखा था। अगले ही पल उसने हिमाद्री के पैरों को पकड़ उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज मैम एक बार माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप ही हवाला क्वीन है, वरना मैं मर जाता, लेकिन एचआर कंपनी में कभी स्कैम नहीं करता। वो नीलेश वालिया ने मुझे पैसों का लालच दिया था कि अगर मैं उसका साथ दूंगा तो वो मुझे मालामाल बना देगा। गलती हो गई मैम, प्लीज माफ कर दीजिए। ये कहते हुए संजय रोने लगा। मौत के खौफ ने उसे रुला दिया था। हिमाद्री अभी भी बिना किसी भाव के खड़ी थी। उसने झटके से संजय से अपने पैर छुड़वाए और गुस्से से बोली, तुम्हें पता है मुझसे एक चीज गलती से भी माफ नहीं होता ही, और वो है धोखा। तुम सब पैसों के लिए इतना क्यों गिर जाते हो कि तुम्हें उनके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है। देखते हैं अब ये पैसे तुम्हें बचा पाते हैं या मौत की सूली पर चढ़ाते हैं। ये कहते हुए हिमाद्री ने रिया की तरफ देखा और गुस्से से बोली, ले जाओ इसे और पुलिस के हवाले कर दो वरना ये अभी मेरे हाथ से मारा जाएगा। इसे मारकर मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करने हैं। ये कह वो गुस्से से मीटिंग रूम से बाहर निकल गई और संजय रोते हुए बस उसे जाते देखते रह गया। हर्षद के जाने के बाद रिया ने तुरंत पुलिस को कॉल मिला दिया और जैसा हिमाद्री ने कहा था वो सब उन्हें बता दिया और फिर कॉल कट बिना किसी एक्सप्रेशन के संजय को देखने लगी। कुछ देर बाद एचआर कंपनी के बाहर 2 पुलिस की गाड़ियां आकर रुकी और पुलिस वाले संजय को अपने साथ लेकर वहां से निकल गए। संजय के साथ वही सब कुछ होने वाला था जो हिमाद्री चाहती थी, वही टॉर्चर और वही दर्दनाक मौत मिलने वाली थी जैसा हिमाद्री अपने साथ धोखा करने वालों को देती थी। संजय के बारे में सुनकर सारे एम्प्लॉय और ज्यादा डर गए थे। उन सबको हिमाद्री की हवाला क्वीन की आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था, लेकिन उन सबको इतना जरूर पता था कि उनकी बॉस सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि हर चीज में माहिर है। इधर सीईओ के केबिन में हिमाद्री अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड किए ग्लास विंडो के पास खड़ी चुपचाप दिल्ली के नजरों को देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। मैम आपके दादू का कॉल है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। पीछे से रिया ने अपने हाथ में पकड़े फोन को हिमाद्री की तरफ बढ़ाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर हिमाद्री ने तुरंत रिया की तरफ देखा और फिर बिना कुछ बोले उसके हाथ से फोन लेकर उसे केबिन से बाहर जाने का इशारा किया। हिमाद्री का इशारा मिलते ही रिया तुरंत केबिन से बाहर निकल गई। रिया के बाहर जाते ही हिमाद्री, जिसके चेहरे पर अब तक कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, अब उसके होंठों पर छोटी सी स्माइल आ गई। हेलो दादू, हिमाद्री ने फोन को कान पर लगा प्यारी सी आवाज में कहा। दूसरी तरफ अभिमान जी जो लिविंग हॉल में सोफे पर बैठे थे। हिमाद्री की आवाज सुन उनकी आंखें सुकून से बंद हो गई और उनकी बंद पलकों से एक बूंद आंसू की बह गालों पर लुढ़क आई। उनके पास में ही अंशिका और अखिल खड़े थे।
आहान और अधिक भी अभिमान जी के सामने वाले सोफे पर बैठे थे और सारा उन दोनों के बीच में मासूम सी शक्ल बनाकर बैठी थी। उसके होंठों पर प्यारी सी स्माइल छाई हुई थी जो पूरी तरह दिखावटी थी। वो सबको ऐसे दिखा रही थी जैसे हिमाद्री की आवाज सुन वो ही सबसे ज्यादा खुश हुई है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका खून ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। वहीं आहान और अधिक ऐसे दिखा रहे थे जैसे उन्हें दादू की बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनकी नजरें अपने फोन में टिकी हुई थी, लेकिन उनका सारा ध्यान दादू की बातों में था। क्या बात करना चाहते हैं दादू हिमाद्री से, और क्या हिमाद्री वापस मुंबई आएगी? जानने के लिए सुनते रहिए रीबर्थ ऑफ हार्ट ब्रोकन गर्ल। CH8 कुछ पुरानी यादें बटा आहान और अधिक की आंखों में आंसू बटा वेलकम टू मुंबई हिमाद्री। वो सबको ऐसे दिखा रही थी जैसे हिमाद्री की आवाज सुन वो ही सबसे ज्यादा खुश हुई है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका खून ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। वहीं आहान और अधिक ऐसे दिखा रहे थे जैसे उन्हें दादू की बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनकी नजरें अपने फोन में टिकी हुई थी, लेकिन उनका सारा ध्यान दादू की बातों में था। दादू ने एक नजर सबकी तरफ देखा, कोई भी उनकी तरफ नहीं देख रहा था। तभी अखिल ने आंशिक की तरफ देखा और उसके हाथ से अपना बैग लेते हुए बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। इतना बोल उन्होंने एक नजर दादू की तरफ देखा और फिर वहां से जाने लगे, लेकिन तभी अखिल के कानों में दादाजी की आवाज पड़ी, कैसी हो बेटा? तुम घर कब आ रही हो? 10 दिन बाद तुम्हारी बहन की एंगेजमेंट पार्टी है। तुम्हें पता है इन लोगों ने एक बार फिर तुमसे तुम्हारी चीज छीन ली। तुम्हारे फ्यांसी की एंगेजमेंट सारा से करने का फैसला ले लिया है और 10 दिन बाद वो फैसला रिश्तेदारी में बदलने वाला है। ये बोलते हुए अभिमान जी की बातों में सबके लिए टोन झलक रहा था। उनकी नजरें सबकी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे सब उनकी आंखों के कांटे हो जो उन्हें चुभ रहे थे। दादू की बात सुनकर अखिल के चलते कदम रुक गए और आहान और अधिक जो अपने फोन को स्क्रॉल कर रहे थे उन्होंने भी तुरंत नजरें उठा दादू की तरफ देखा। सारा की स्माइल भी एकदम से गायब हो गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। अंशिका शॉक्ड नजरों से अभिमान जी को देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ अभिमान जी की बात सुनकर हिमाद्री एक पल के लिए खामोश हो गई, लेकिन अगले ही पल उसके फेस पर खतरनाक स्माइल आ गई। वो अपनी रोलिंग चेयर पर बैठ सर को पीछे हेड रेस्ट पर टिकाते हुए बोली, क्या फर्क पड़ता है दादू खुराना फैमिली क्या कर रही है, किसके साथ किसका रिश्ता तय कर रही है? मैंने तो बहुत पहले ही उन सब से रिश्ता तोड़ लिया था और अब चाहे वो राहुल कश्यप से रिश्ता जोड़े या फिर किसी और से, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है। अगर मेरे लिए कोई मैटर करता है तो वो सिर्फ आप हो, उसके अलावा मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। ये बोलते हुए हिमाद्री के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसकी बात सुनकर दादाजी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। वही सबके चेहरे गुस्से से कांपने लगे। अभिमान जी ने फोन को स्पीकर पर रखा हुआ था, इस वजह से हिमाद्री की आवाज सबको सुनाई दे रही थी। क्या हिमाद्री के लिए हम सब सच में कोई मैटर नहीं करते हैं? लेकिन वो ऐसा कैसे कह सकती है? चाहे जो हो, आफ्टर ऑल हम उसके भाई है और हम सब उसका असली परिवार है। उसके कहने से रिश्ता खत्म नहीं हो जाता है। आहान ने गुस्से से मन ही मन खुद से कहा और फिर फ्रस्ट्रेशन से अपने बालों में हाथ फेरते हुए वो खड़ा हुआ और तेज कदमों से बाहर की तरफ चला गया। हिमाद्री का सबसे रिश्ता तोड़ने वाली बात सुनकर आहान का दिल बेचैनी से भर उठा था, लेकिन वो अपनी बेचैनी को गुस्से का नाम दे रहा था और जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो उठकर वहां से चला गया। अखिल जो अभी भी वही खड़े थे उन्होंने एक नजर जाते हुए आहान को देखा और फिर अभिमान जी की तरफ देखकर गुस्से से बोला, हमें भी कोई शौक नहीं है तुमसे रिश्ता जोड़ने का। डैड की वजह से तुम्हें अब तक झेल रहे थे, वरना कब का तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़ आते। ये बोलते हुए उनका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। उनकी बात सुनकर अभिमान जी, आकांक्षा, अधिक और सारा सब उनकी तरफ देखने लगे। अखिल अपनी बात कह बाहर चले गए।
वही आकांक्षा की आंखों में हल्का सा पानी भर आया और वो भी तेज कदमों से अपने रूम की तरफ चली गई। अधिक ने एक नज़र दादू की तरफ देखा और फिर वो भी उठकर वहां से बाहर चला गया। अब वहां सारा और दादू ही बचे थे। सारा मासूम सी शक्ल बना बैठी सबको जाते देख रही थी और फिर जब सब चले गए तब उसने दादू की तरफ देखा जो उसे ही घूर कर देख रहे थे। दादाजी के घूरने से सारा एक पल के लिए हड़बड़ा गई, लेकिन फिर नकली का मुस्कुराते हुए बोली, दादू क्या मैं भी हिमाद्री से बात कर सकती हूँ? वो क्या है ना, पिछले 1 साल से मैंने उससे बात नहीं की। मेरे पास उसका नंबर नहीं है और पहले वाले नंबर पर कॉल लग नहीं रहा था, इसलिए क्या आप 2 मिनट अपना। उसने इतना ही बोला था तभी अभिमान जी कड़क आवाज में बोले, तुम्हें अपना ये दिखावा मेरे सामने करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं जो तुम हमें सबकी तरह पागल बना दोगी। हम लोगों के चेहरे के नकाब को 1 मिनट में पहचान लेते हैं। हमारी पोती की जगह छीनकर अब सिंपैथी का दिखावा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? बेशर्म लड़की इतना कुछ कहने के बाद भी यही बैठी है। ये कहते हुए वो गुस्से से सारा को देख रहे थे। दादू की बात सुनकर सारा की स्माइल एकदम से गायब हो गई और उसने गुस्से से अपने हाथों की मुठियां कस ली। लगता है ये बुढ़ा प्यार से समझने वालों में से नहीं है। मुझे लगा मैं इसे बहलाकर इसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगी, लेकिन ये तो बहुत तंज है। इसे अपनी साइड करने के लिए अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। सारा ने दादू को गुस्से से देखते हुए मन ही मन कहा और फिर अपनी आंखों में आंसू लाते हुए मासूम सी आवाज में बोली, आई नो दादू आप मुझे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हिमाद्री घर छोड़कर चली गई तो इसमें मैं क्या करूं? मेरी क्या गलती? अगर आप चाहते हैं कि मैं इस घर से चली जाऊं तो फिर ठीक है, मैं चली जाऊंगी। मैं राहुल से जल्द ही मुझसे शादी करने को कहूंगी और फिर मैं कभी इस घर में वापस लौट कर नहीं आऊंगी। अगर मेरे जाने से आप खुश होते हैं तो फिर ठीक है, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। ये कहते हुए सारा खड़ी हुई और अपने आंसू साफ करते हुए अपने रूम की तरफ भाग गई। वही दादाजी बस उसे जाते देखते रह गए। इधर हिमाद्री उबासी लेते हुए सारा की बातें सुन रही थी। सारा के जाने के बाद दादू ने एक गहरी सांस ली और फोन को अपने कान से लगाकर बोले, बेटा तुम्हें देखे 1 साल हो गया है, अब वापस आ जाओ। पता नहीं ये बुढ़ा कब तक जिंदा रहेगा। उन्होंने इतना ही कहा था तभी दूसरी तरफ से हिमाद्री गुस्से से बोली, दादू मुंह संभाल कर बात कीजिए। खबरदार, अब अगर आपने अपने बारे में कुछ भी ऐसा कहा तो फिर मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी और नहीं कभी आपसे मिलने आऊंगी। ये बोलते हुए हिमाद्री की आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अभिराज की मरने की बात वो बिल्कुल भी नहीं सुन सकती थी। हिमाद्री की बात सुन दादू के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो धीरे से हंसते हुए बोले, अच्छा बाबा, अब मुंह करूंगा फिर कभी ऐसी बात। खैर ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ यहाँ कब आ रही हो तुम? उनका सवाल सुनकर हिमाद्री कुछ पल रुककर बोली, आप जब चाहो तब आपके पास आ जाऊंगी और इस बार मैं आपके पास आई तो आपको अपने साथ यही लेकर आ जाऊंगी। मैं आपको वहां उन लोगों के पास अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। उसकी बात सुनकर दादू अपने सर को सोफे के हेडरेस्ट पर टिका, आंखें बंद करके बोले, बेटा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। इस घर से तुम्हारी दादी की यादें जुड़ी हुई है और मैं अपना आखिरी वक्त इन यादों के साथ गुजरना चाहता हूँ। ये कहते हुए उनके होंठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई। उनकी बात सुनकर हिमाद्री के चेहरे पर शरारती स्माइल आ गई। वो उसी तरह मुस्कुराते हुए बोली, ओह तो इस बुढ़े को बुढ़ापे में अपनी बुढ़ी की याद आ रही है, लेकिन अफसोस दादू आपकी बुढ़ी तो बेवफा निकली जो आपको अकेले छोड़कर चली गई। ये कह वो हल्का सा हंसती। उसकी हंसी एकदम प्योर थी। उसकी बात सुनकर दादू जो अपनी आंखें बंद किए मुस्कुरा रहे थे, उनकी स्माइल गायब हो गई और वे सख्ती से फोन को घूरते हुए बोले,
बदमाश अपने दादू और दादी को ऐसे बोलते तुम्हें शर्म नहीं आई? एक बार घर आओ फिर बताता हूँ तुम्हें। ये कहते हुए उनके होंठों पर भी हंसी आ गई। ओके, बहुत जल्द मैं आपके सामने होंगी, हिमाद्री ने फोन को अपनी आंखों के सामने करते हुए कहा और फिर आगे बोली, ओके दादू, अब मैं रखती हूँ। आप अपना ख्याल रखना और मेडिसिन याद से ले लेना। ओके बेटा, हम यहीं बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब तक तुम नहीं आ जाती हो हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। दादू ने हिमाद्री की बात सुन जवाब दिया और फिर बिना हिमाद्री की आगे की बात सुने कॉल कट कर दिया। इधर हिमाद्री अपने फोन को देख रही थी जिसमें कॉल कट हो चुका था। हिमाद्री ने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, आई थिंक दादू को अब मेरी जरूरत है। उन लोगों के लिए नहीं लेकिन अपने दादू के लिए मुझे वहां जाना होगा। खुद से ये कहते हुए उसने किसी को कॉल मिला दिया। रिया, मुंबई जाने के लिए जेट रेडी करवाओ अभी। मैं कुछ दिनों के लिए वहां जा रही है, यहाँ सब संभाल लेना तुम। दूसरी तरफ से कॉल पिक होते ही हिमाद्री ने कहा, ओके मैम, मैं अभी जेट रेडी करवाती हूँ, रिया ने जवाब दिया। हम ममम ओके, हिमाद्री ने दो टुक जवाब दिया और कॉल कटकर तुरंत अपने केबिन से बाहर निकल गई। इधर दूसरी तरफ अधिक अपनी कार की बैक सीट पर बैठा एकटक अपने फोन की स्क्रीन को देख रहा था जिसमें एक फोटो शो हो रही थी। वो फोटो रक्षाबंधन के दिन थी जब हिमाद्री मुस्कुराते हुए अधिक को राखी बांध रही थी और अधिक बोरियत से बैठा दूसरी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर खुशी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। उस फोटो को देखते हुए अधिक की आंखों में पानी भर आया। आई नो लिटिल एंजल, मुझसे गलती हुई है। उस दिन तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तुम्हारे साथ इतना रूड बिहेव नहीं करना चाहिए था। सारा के प्यार में हम भूल गए थे कि तुम हमारी वो ही लिटिल एंजल हो जिसने मैंने पहली बार अपनी गोद में उठाया था। ये कहते हुए उसकी आंखों के सामने कुछ पुरानी सी यादें घूमने लगी। एक हॉस्पिटल बेड पर एक औरत बेहोश लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी और चेहरे पर दर्द नजर आ रहा था। उसके पास में एक छोटी सी बच्ची जिसे इस दुनिया में आए 1 घंटा ही हुआ था। वो बच्ची अपनी आंखें बंद किए जोर से रो रही थी। तभी वार्ड का डोर ओपन हुआ और एक छोटा सा बच्चा जो 7 साल के आसपास होगा वो अंदर आया और बेड के पास खड़ा हो एकटक उस बच्ची को देखने लगा। उस बच्ची को देखते हुए उसके होंठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई और वो धीरे से बोला, लिटिल एंजल। ये कहते हुए उसने धीरे से उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। उस बच्चे के गोद में आते ही वो बच्ची एकदम से चुप हो गई और उसने अपनी पलकें फड़फड़ाते हुए अपनी आंखें खोल देखा। उसकी काली गहरी आंखें उस बच्चे की काली आंखों से जा मिली। तभी अधिक ने एकदम से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में पानी भरा हुआ था और होंठों पर प्यारी सी स्माइल छाई हुई थी। लेकिन अचानक ही अधिक की आंखों के सामने 1 साल पहले उसका हिमाद्री पर हाथ उठाने याद आने लगा। जो याद आते ही उसकी आंखों से आंसू छलक आए। वो रोते हुए धीरे से बोला, मैंने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। तुम जब घर आई तब मुझे लगा था कि तुम हम सबको सारा से दूर कर दोगी लेकिन उस दिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे रियलाइज हुआ कि गलत सारा के साथ नहीं तुम्हारे साथ हुआ। सारा को हमारी बहन मानते हुए हम भूल चुके थे कि हमारी रियल एंजल तो तुम हो जिसे पहली बार मैंने देखा था। तुम्हारी वो आंखें अभी भी मुझे याद है लेकिन फिर भी मैं सब कुछ नजरअंदाज कर गया। तुम्हें इग्नोर किया, गेरो जैसा तुम्हारा साथ बिहेव किया लेकिन अब और नहीं। बस एक बार तुम वापस आ जाओ फिर हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। ये कहते हुए अधिक ने अपने आंसू साफ किए और उसके होंठों पर छोटी सी स्माइल आ गई। इधर दूसरी तरफ आहान अपने रूम में बेड पर बैठा एकटक अपने हाथ में पकड़े फोटो फ्रेम को देख रहा था। वो एक फैमिली फोटो फ्रेम था जिसमें सब साथ खड़े थे लेकिन हिमाद्री उन सबसे दूर एक कोने में खड़ी उन सबको देखकर मुस्कुरा रही थी।
उस फोटो को देखते हुए अहान की आंख से एक कतरा आंसू का बह फोटो पर गिर गया। अगले ही पल अहान ने फोटो को वापस साइड टेबल पर रख दिया और उठकर वॉशरूम में चला गया। ऐसे ही समय बीतता गया और शाम के 6 बज गए। शाम 6 बजे एक बड़ा सा ग्राउंड जहां एक प्राइवेट चॉपर अभी अभी नीचे उतरा था। चारों तरफ धूल उड़ रही थी और आसपास के पेड़ उस चॉपर की हवा से अभी भी हिल रहे थे। तभी उस चॉपर का डोर ओपन हुआ और हिमाद्री ब्लैक आउटफिट विद ब्लैक लॉन्ग ओवर कोट पहने बाहर आई। उसने आंखों पर ब्लैक शेड्स चढ़ाए हुए थे और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। बाहर आते ही हिमाद्री ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और अपने दोनों हाथ हवा में फैलाकर डेंजर तरीके से मुस्कुरा कर बोली, वेलकम टू मुंबई हिमाद्री। ये बोलकर वो तिरछा मुस्कुरा दी। उसके सामने 5 से 6 लग्जरियस कार्स खड़ी थी और उन कार्स के थोड़ा सा आगे बॉडीगार्ड जिन्होंने अपने हाथों में गन और आंखों पर ब्लैक शेड्स चढ़ाए खड़े थे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आज का चैप्टर कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।